Welcome everyone. Welcome to the channel. गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर सिलेक्शन से रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में जब प्री ट्रेड एनालिसिस की जाती है, जब सिलेक्शन की बात आती है, तो ये एनालिसिस जो आज हम करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है और ये एनालिसिस आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी बिकॉज लोगों को ये नहीं पता है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और एक ऐसी एनालिसिस है जो ओवर द टाइम आपको वो इंसाइट देती है जो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं अदर ट्रेडर्स से। जितनी इंसाइट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, इस चीज़ को समझिए। सिलेक्शन के प्रोसेस में आप अगर प्रोफिशिएंट हैं तो जो दूसरा एलिमेंट बचता है वो है टाइमिंग, जो टाइम के साथ आपको आ जाता है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे कि ट्रेड को टाइम कैसे करना है। ट्रेडिंग में दो ही चीजें हैं, एक सिलेक्शन, दूसरी टाइमिंग। तो सिलेक्शन को अगर हम समझें, ऑल्दो सिलेक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये उस बहुत बड़े टॉपिक का एक पार्ट है छोटा सा। अगर सिलेक्शन को हम समझ सकते हैं तो हमारा 50% टास्क वहीं पे पूरा हो जाता है। आप देखिए कि आज की डेट में सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, आप जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू आप कंटेंट देखते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड मेजॉरिटी कंटेंट आपको इस तरह से मिलेगा कि आप इंडेक्स में ट्रेड करिए। प्रोफेशनल ट्रेडिंग वर्ल्ड में कभी भी इंडेक्स में ट्रेड नहीं किया जाता। उसका रीजन मैंने एक वीडियो में बताया, मैं कोशिश करूंगा कि अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के एंड में। लेकिन जो सोशल मीडिया में ये चीज़ें बोली जाती हैं कि आप इंडेक्स ट्रेड करो, आप ये चीज़ करो, वो क्यों बोली जाती हैं? क्योंकि सिलेक्शन कैसे करना है ये किसी को पता ही नहीं है। अब सिलेक्शन नहीं पता तो सीधा सा ऑप्शन क्या है, आप इंडेक्स ट्रेड करो, क्योंकि इंडेक्स में कुछ सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन इंडेक्स ट्रेडिंग आपको लेवरेज कभी नहीं दे पाएगी। ये चीज़ें हम इस वीडियो के बाद में या फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स ट्रेडिंग में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और क्यों प्रोफेशनली इंडेक्स ट्रेडिंग को अवॉइड किया जाता है। अगर आपको करना है तो आप ऑप्शन में कर सकते हैं, ऑप्शन में इंडेक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। नाउ जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए, बिकॉज आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेंगी, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और ये जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है इसमें हम एक एक्सेल शीट भी बनाएंगे यहाँ पे और मैं आपको एक रफ फॉर्मेट यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। उसके बाद फिर आप अपने एंड पे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आप प्रॉपरली फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये लिक्विडिटी, जैसे हमने डिस्कस किया था लिक्विडिटी के ऊपर 2 वीडियो और एक लाइव ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया है। लिक्विडिटी के कंसेप्ट के अंदर ही ये चीज़ आती है। अब लिक्विडिटी के हमने दोनों वीडियो लाइव ट्रेड पब्लिकली अपलोड किए हुए हैं, तो फिर मैंने ये सोचा कि ये टॉपिक भी हम पब्लिकली अपलोड कर देंगे। अदरवाइज़ ये जो टॉपिक है पूरा लिक्विडिटी का, ये हमारे वर्जन 3.0 जो कोर्स का वर्जन अभी संडे को या मंडे को रिलीज़ होगा, ये उसका एक टॉपिक है। बट 2 वीडियो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो ये थर्ड वीडियो भी जो लिक्विडिटी का एक एक्सटेंशन है, स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करता है, ये भी हम पब्लिकली अपलोड कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेंगी और फिर साथ साथ हम एक्सेल शीट भी बनाएंगे। ओके, अब कोर कंसेप्ट यहाँ पे क्या है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं, ये जो मैं यहाँ पे अभी आपको सिलेक्शन बता रहा हूँ, ये 1 से लेके 3 डेज, 1 से 3 दिन तक की जो होल्डिंग होती है जिसमें इंट्राडे भी आ जाता है। और वैसे हम 2 से 3 दिन की जो होल्डिंग होती है उसको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही कंसिडर करते हैं, उसको स्विंग पर्सपेक्टिव से कंसिडर नहीं करते। अगर 1 हफ्ते की होल्डिंग है देन फिर उसको हम स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। 1 to 3 डेज हम इंट्राडे ही समझ के करते हैं।
तो ये 1 to 3 days की जो होल्डिंग होती है आपकी, ये जो प्रोसेस है ये वहां अप्लाई होता है। स्विंग ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं होगा, पोजिशनल में अप्लाई नहीं होगा। इंट्राडे और 1 से लेके 3 दिन तक की जो होल्डिंग है वहां पे आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इसका यूज होता है। नाउ आप कोई भी ट्रेड लेते हैं डेली बेसिस पे, आप यहां पे एक्सिस बैंक का ट्रेड लेट्स से आप लेना चाहते हैं, आपका जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि एक्सिस बैंक में आपको बाय या सेल करना है। तो ये जो एक्सिस बैंक है, कोर कंसेप्ट यहां मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए। एक्सिस बैंक अकेला मूव नहीं करेगा। एक्सिस बैंक इंडिविजुअल लेवल पर कुछ नहीं है। एक्सिस बैंक के ऊपर उसके सेक्टर का इफेक्ट, बाकी सेक्टर्स का इफेक्ट और हर सेक्टर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कंबाइंड इफेक्ट होता है, और उसका एक एवरेज करके यहां पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, वो मनी डिप्लॉय करते हैं इसको ऊपर नीचे करने के लिए। तो अगर मुझे एक्सिस बैंक को ट्रेड करना है तो मुझे ओवरऑल मार्केट की पिक्चर लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक्सिस बैंक को एक्सिस बैंक समझ के मैं ट्रेड नहीं कर सकता। एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये जो स्टॉक है ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, प्राइवेट बैंक का कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर फार्मा सेक्टर में कुछ होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां पे आएगा? बैंकिंग सेक्टर पे आएगा। अगर आईटी सेक्टर में कुछ होता है, ऑटो सेक्टर में कुछ होता है, उसका इफेक्ट कहां जाएगा? बैंकिंग सेक्टर पे जाएगा। ऐसी बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया होगा। तो अगर उस सेक्टर में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो डायरेक्ट इफेक्ट उसका उस पर्टिकुलर बैंक के ऊपर आएगा और उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर आएगा जहां से उन्होंने लोन लिया है या जो भी अदर सर्विसेज हैं वो ली हैं। तो हर चीज इंटरकनेक्टेड है, इंडिविजुअल बेसिस पे कोई चीज नहीं की जा सकती। बाकी सेक्टर्स का जो इंपैक्ट एक पर्टिकुलर सेक्टर पे पड़ता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक स्टॉक के ऊपर उसके सेक्टर का इंपैक्ट पड़ता है। राइट? तो हम जो भी हमारे सिलेक्शन में जो भी स्टॉक आया है, हमें उसका रिलेटिव इंपैक्ट देखकर उस दिन की पोजीशन हमें डिसाइड करनी होती है। रिलेटिव इंपैक्ट। अब रिलेटिव इंपैक्ट किस तरह से देखा जाता है, तो आपको बेसिकली हर सेक्टर को स्टडी करना होगा। स्टॉक आपका कोई भी सेक्टर का हो, स्टडी हमें सारे सेक्टर्स को कंबाइन करके करना होगा। और उन सेक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है। उस पैरामीटर के बेसिस पे वो एनालिसिस की जाती है सेक्टर की, जो अभी हम करेंगे। और साथ साथ एक्सेल शीट का मैं एक आपको रफ फॉर्मेट बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, फिर आप उसको अपने एंड पे डेवलप करके वो इनसाइट आप वहां से ले सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपके अंदर वो इनसाइट डेवलप हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कोई भी सेक्टर हो, हमारा कोई भी स्टॉक हो, उस स्टॉक को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम ये जितने सेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह से ये सेक्टर्स दिखते हैं। तो आप जिस भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर एक बार एवेल्युएट कर लीजिए और इस तरह की एक लिस्ट आपके पास होगी। और हमें इन सेक्टर्स को स्टडी करना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन सेक्टर में क्या देखना है, लिक्विडिटी को कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखना क्या है सेक्टर में, इंपॉर्टेंट क्या है, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। तो सबसे पहले कोई भी स्टॉक हमारा हो, हम अब यहाँ पे कोई इसका फॉर्मेट नहीं है कि पहले बैंक को देखना है या एफएमसीजी को देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ऑटो, बैंक, कमोडिटी ऐसे है तो हम इसको इसी फॉर्मेट में स्टडी कर सकते हैं।
तो हम सबसे पहले ऑटो सेक्टर को देखेंगे यहाँ पे, और निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है, हमें इंडेक्स को स्टडी करना है। हम वो इंडेक्स यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट नहीं करना, 5 मिनट नहीं करना, वो भी किया जाता है, वो एक अलग तरह से फिर चीज़ों को हमें देखना होगा, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम रखेंगे। अब एक चीज आपको हर सेक्टर में जो देखनी है, आप उसे नोट डाउन करिए। आपको यह देखना है कि सेक्टर में फ्लो है या नहीं, हर सेक्टर में यह देखना है। अब कुछ सेक्टर्स में फ्लो होगा तो अलग आउटकम आएगा, कुछ सेक्टर्स में फ्लो नहीं होगा तो एक डिफरेंट आउटकम आएगा। वो सेक्टर बाय सेक्टर मैं आपको बताऊंगा कि सेक्टर में देखना क्या है। तो अब आप यहां पे देखिए, ऑटो इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो ऑटो इंडेक्स में सबसे पहले देखेंगे हम फ्लो है या नहीं, या आप लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि लिक्विडिटी है या नहीं। तो हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना, यहां पे हमें यहां पे 3 से 4 दिन का डेटा देखना है। ये नवंबर का डेटा मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। 3 से 4 दिन में आप यहां पे देखिए इंपल्सिव कैंडल्स बहुत ज्यादा फॉर्म हो रही हैं। ओके, इतना डेटा मैं देख रहा हूं बस। इंपल्सिव कैंडल्स यहां पे बहुत ज्यादा फॉर्म हो रही हैं और रिसेंटली और ज्यादा हो गई हैं। डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है यहां पे। तो इस सेक्टर में फ्लो है और लिक्विडिटी भी है। अब आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिए, जो ऑटो सेक्टर की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो अभी मैंने आपको बताया फ्लो और लिक्विडिटी प्रेजेंट है, ये हमको हर सेक्टर में देखना है। अब अगर ऑटो सेक्टर में फ्लो और लिक्विडिटी है तो फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर से लिक्विडिटी कम हो गई है। अगर आप एनालाइज कर रहे हैं ऑटो सेक्टर को और आपको दिख रहा है कि ऑटो सेक्टर में लिक्विडिटी अच्छी है, तो इसका डायरेक्टली मतलब यह है कि फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में लिक्विडिटी कम हो गई है। अब हम देखते हैं आईटी को देखते हैं, आईटी इंडेक्स। तो आप देखिए रिसेंटली आप देख रहे हैं नंबर ऑफ विक्स आपके सामने। लिक्विडिटी का पैरामीटर क्या है? लिक्विडिटी क्रंच होता है तो क्या होता है? नंबर ऑफ विक्स, करेक्टिव कैंडल, ये दो चीजें हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है। सेम आपको फिनोमेना फार्मा सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। अब यहां पे फार्मा सेक्टर में हमको लिक्विडिटी दिख रही है। ओके, जनरली आईटी फार्मा दोनों में ये चीज होती है। जो चीज आपको आईटी में दिख रही है वो फार्मा में भी दिखेगी, लेकिन यहां पे अभी हमें रिसेंटली ऐसा नहीं दिख रहा है। और वो क्यों है? बिकॉज यहां पे एक लिक्विडिटी क्रंच का फेज ऑलरेडी आ चुका है पहले इस एरिया में, फिर उसके बाद अब ये सेकेंड फेज में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा, फार्मा सेक्टर को प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा कि फार्मा सेक्टर में आईटी का रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज दोनों सेक्टर को साथ में वर्क करना है। तो इंडिविजुअल एनालिसिस फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी हमने देखा है कि फार्मा में वो चीज नहीं दिख रही है, लेकिन आईटी में लिक्विडिटी कम है। ओके, अब ऑटो में हमने ये चीज नोट कर लिया कि ऑटो में अगर फ्लो है तो आईटी और फार्मा में लिक्विडिटी क्रंच होगा। अब अगर ऑटो में फ्लो है, ऑटो सेक्टर में अगर फ्लो है, अगर ऑटो सेक्टर में लिक्विडिटी है, तो जब तक ये लिक्विडिटी प्रेजेंट है तब तक आपको इंट्राडे ट्रेड्स पे फोकस करना है। ऑटो सेक्टर में ही इंट्राडे ट्रेड करना है ऐसा नहीं, किसी भी सेक्टर में। आप आईटी में भी ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आप जो भी आपका डायरेक्शन निकल के आ रहा है, लिक्विडिटी को पॉइंट में रख के आप इंट्राडे ज्यादा करोगे। आपका मेजर कैपिटल एलोकेशन यहाँ पे 60% हो जाएगा इंट्राडे में
कोई भी सेक्टर हो, अगर ऑटो में फ्लो है तो किसी भी सेक्टर में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा करनी है उस समय, जब तक ये फ्लो मेंटेन्ड है। यहां पे जब लिक्विडिटी क्रंच आएगा तो फिर हम स्विंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, 60% कैपिटल वहां एलोकेट कर देंगे। ये ऑटो की कैरेक्टरिस्टिक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑटो सेक्टर में अगर लिक्विडिटी फ्लो ज्यादा है तो किसी भी सेक्टर में आपको इंट्राडे ट्रेड ज्यादा करना है, सिर्फ ऑटो सेक्टर में करना है ऐसा नहीं है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि ऑटो में हमें देखना क्या है। अब मान लीजिए कि आपने इन्फोसिस को सिलेक्ट किया इंट्राडे ट्रेड के लिए, ऑटो में आपने देख लिया फ्लो ज्यादा है, मतलब वहां पे कम होगा, वहां पे लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अब ट्रेड करना पड़ेगा, आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हैं। देन सेकंड, बैंक निफ्टी बैंक में हम नहीं एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी है अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी हैं और यहाँ पे पब्लिक बैंक भी हैं, दोनों अपने आप में एक अलग सेक्टर है, और निफ्टी बैंक में दोनों को कंबाइन किया हुआ है। अब हो सकता है किसी दिन प्राइवेट बैंक में अलग इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, पब्लिक बैंक में अलग इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, दोनों को कंबाइन करके आप किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे? किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए निफ्टी बैंक को एनालाइज नहीं किया जाता, इसकी जगह आप प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक के जो दो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे हम। नाउ कमोडिटीज, कमोडिटी का आप चार्ट यहाँ पे देखिए, कमोडिटी में भी फ्लो ज्यादा है, तो हम रीसेंट मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो फ्लो कमोडिटी का क्या है, कमोडिटी में लिक्विडिटी है। कमोडिटी में अगर रीसेंट मार्केट में लिक्विडिटी आपको ज्यादा दिख रही है तो आपका जो इंट्राडे का जो एक आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, हम लिस्ट साथ में बना लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 ऑटो, नंबर 2 कमोडिटी। तो हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में लिक्विडिटी सफिशिएंट है, राइट। हम यहाँ पे इंट्राडे लिख देंगे कि यहां से हमें ये मिला है कि हम किसी भी सेक्टर में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी सेक्टर में भी फ्लो हाई है, अब कमोडिटी सेक्टर में फ्लो हाई है तो हम यहां पे इंट्राडे नहीं करेंगे। हमारा जो डिसीजन होगा यहाँ पे वो स्विंग का होगा। तो हमें ये देखना है कि कौन से सेक्टर हमारे इंट्राडे को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से स्विंग को सपोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे इंट्राडे को मान लीजिए हमारे पास 1 पॉइंट मिला और स्विंग को भी हमने यहाँ पे 1 पॉइंट दे दिया, क्योंकि कमोडिटी में अगर फ्लो ज़्यादा है तो इंट्राडे ट्रेड अवॉइड किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो ऑटो हमको ये बता रहा है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, हमारा मेजर कैपिटल एलोकेशन वहाँ पे होगा। कमोडिटी डिफरेंट व्यू दे रहा है, तो अभी तक कोई व्यू, अभी हम न्यूट्रल में। तो कमोडिटी में हमें क्या देखना है कि कमोडिटी का अगर फ्लो ज़्यादा है तो इंट्राडे ट्रेडिंग उस समय अवॉइड करनी है उस पर्टिकुलर फेज में। कमोडिटी का डायरेक्ट रिलेशन किसी और सेक्टर से ऐसा नहीं होगा कि कमोडिटी में अगर फ्लो ज़्यादा है तो लिक्विडिटी क्रंच हमें किसी सेक्टर में देखने को मिलेगा, ऐसा कोई डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन नहीं है। देन एनर्जी, एनर्जी सेक्टर को इंडिविजुअल बेसिस पे भी एनालाइज किया जा सकता है, और एनर्जी सेक्टर जो है वो आप कंबाइन करके भी देख सकते हैं। एनर्जी में भी अगर फ्लो आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आईटी और फार्मा में फ्लो कम हो जाएगा, मतलब लिक्विडिटी क्रंच होगी इंडिया के लिए। इंडिया स्पेसिफिक है ये, कंट्री बाय कंट्री चेंज होगा। तो एनर्जी सेक्टर में आप देखिए रिसेंटली फ्लो तो है, राइट, फ्लो तो है। देन एनर्जी में अगर फ्लो है तो ऑटो में फ्लो होना चाहिए। एनर्जी में अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो ऑटो में भी लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, फार्मा और आईटी में कम हो जाएगी। कमोडिटी का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। तो अगेन अगर एनर्जी सेक्टर में फ्लो ज़्यादा है तो आप इंट्राडे यहाँ पे कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए हमारा एक ज़्यादा बायसनेस यहाँ पे डेवलप होगी।
एनर्जी, ये जो एक्सेल शीट है ये 1 वीक के बाद आपको फ्रेश बनानी होती है, 1 हफ्ते तक इसकी वैलिडिटी रहती है। एनर्जी अगेन फ्लो इज हाई, इंट्राडे हमारा बायसनेस यहां पे आ जाएगा। ओके, अगेन 1.4 इंट्राडे। देन नेक्स्ट सेक्टर इज फाइनेंशियल्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप फ्लो को देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर का रिलेशन प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक से देखा जाता है, और साथ ही साथ ऑटो सेक्टर से देखा जाता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में अगर फ्लो ज्यादा है तो ऑटो सेक्टर में वो चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, अगर नहीं कर रही तो एनर्जी सेक्टर में करनी चाहिए, वहां पे भी नहीं कर रही तो एटलीस्ट लिक्विडिटी क्रंच आईटी और फार्मा में दिखना चाहिए। अगर वो भी नहीं दिख रहा तो फिर इसका ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ये सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट है, कोई ना कोई न्यूज़ या ऐसा चीज़ इसमें यहाँ पे हुई है, फिर उसकी एनालिसिस अलग तरह से की जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने ऑटो में भी फ्लो देख लिया, एनर्जी में भी फ्लो है, और फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ पे फ्लो है। आईटी में लिक्विडिटी क्रंच है, वो भी हमारा मैच कर रहा है, फार्मा में नहीं है, तो ठीक है, उसे थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल सेक्टर में अगर फ्लो ज्यादा है तो अगेन ये जो बायसनेस डेवलप होती है ये हमारी इंट्राडे के लिए होगी। अगर प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक में फ्लो कम हो जाता है, तीनों के फ्लो को देखने के बाद, मतलब कमोडिटी को आप यहां पे इग्नोर कर दीजिए, ऑटो, एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर को के फ्लो को देखने के बाद कि इनमें फ्लो हाई है, अगर प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक में फ्लो कम हो जाता है, वहां पे लिक्विडिटी क्रंच है, तो फिर वो हमारा स्विंग पर्सपेक्टिव वहां पे बन जाएगा, फिर वो इंट्राडे के लिए नहीं एप्लीकेबल रहेगा। तो अभी यहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज में फ्लो अगेन ज्यादा है, ये इंट्राडे के लिए सूटेबल है। कोई भी सेक्टर आप कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, अगर आप आईटी में भी ट्रेड कर रहे हैं, वहां लिक्विडिटी क्रंच है, लेकिन फ्लो हमें हर सेक्टर में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मिल रहा है, तो वहां पे हमें इंट्राडे ही ट्रेड करना है, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम एक काम करते हैं, हम प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक को पहले देख लेते हैं क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। तो आप देखिए यहां पे प्राइवेट बैंक है, फ्लो अच्छा है, रीसेंट फ्लो। पब्लिक बैंक बहुत अच्छा फ्लो है, तो ये सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, फाइनेंशियल सर्विसेज की एप्लीकेबिलिटी दोनों बैंक्स को देखने के बाद ही हम फाइनलाइज इसको करते हैं। तो हमने दोनों बैंक को यहां पे देख लिया, दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इंट्राडे बेसिस को। अगर सपोर्ट नहीं करते और फाइनेंशियल सर्विसेज सपोर्ट कर रहा है, ऑटो सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक सपोर्ट नहीं करते, तो हमारा इंट्राडे बायस चेंज हो जाता वहां पे। बैंकिंग सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये सारे जो सेक्टर है ना, ये मनी फ्लो को एंकरेज करते हैं। ओके, नाउ एफएमसीजी, एफएमसीजी में भी रीसेंट फ्लो ज्यादा है। एफएमसीजी में अगर रीसेंट फ्लो ज्यादा है तो आपकी जो बायसनेस है वो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ होगी। स्विंग, ओके, एफएमसीजी में अगर रीसेंट फ्लो ज्यादा है तो स्विंग बायसनेस होगी। देन निफ्टी इंफ्रा को हम एनालाइज नहीं करते हैं, इंफ्रा सेक्टर से हमें कोई एक ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग
इंफॉर्मेशन अभी तक ऐसी नहीं मिली है कि हम इसको इंक्लूड करें। आईटी हमने कर लिया है। आईटी का हमने देखा था कि ऑटोमेटिकली अगर आईटी में आपका ऑटो में और एनर्जी में फ्लो ज़्यादा है तो आईटी में फ्लो कम होगा, फार्मा में भी फ्लो कम होगा। और इंडिविजुअल लेवल पे हम आईटी को एनालाइज नहीं करते, हमेशा ऑटो और आईटी को साथ में एनालाइज किया जाता है। तो अब मान लीजिए कि आईटी में फ्लो कम है तो हमारा स्विंग बायस बनेगा, ऐसा नहीं है। ऑटो, आईटी, फार्मा तीनों को डिसाइड करके देखा जाता है कि ऑटो में अगर फ्लो ज्यादा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप इंट्राडे पे चले जाओगे। वहां इंडिविजुअल लेवल पे आईटी की एनालिसिस नहीं की जाती जैसे हम बाकी सारे सेक्टर्स का कर रहे हैं। देन मीडिया। मीडिया में भी फ्लो ज्यादा है। मीडिया में अगर फ्लो ज्यादा है तो अगेन आप का बायसनेस जो है वो इंट्राडे पे होगा। और मीडिया का जो फ्लो है वो कमोडिटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर के फ्लो के साथ कॉन्ट्ररी होना चाहिए। मतलब एफएमसीजी और कमोडिटी में फ्लो कम हो और मीडिया में ज्यादा हो तो ये बहुत अच्छा एक साइन होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों में फ्लो ज्यादा है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एफएमसीजी में फ्लो कम होता, फ्लो इज नॉट हाई, है ना, ऐसा हम यहाँ पे लिखते हैं, या फ्लो इज लेस, तो इंट्राडे का यहाँ पे बायस बन जाता स्विंग की जगह। समझ रहे हैं आप? और वो कॉम्प्लीमेंट करता मीडिया के साथ। तो मीडिया में फ्लो ज्यादा है, एफएमसीजी में फ्लो कम है, तो इंट्राडे का एक स्ट्रॉन्ग बायस निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग बायस हमें नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे भी फ्लो ज्यादा है, वो स्विंग को प्रमोट कर रहा है। तो मीडिया सेक्टर जो है वहां पे भी फ्लो ज्यादा है। ये आपको इंट्राडे के लिए प्रमोट कर रहा है। ये एनालिसिस संडे को होती है या मंडे मॉर्निंग को, और पूरे वीक की एनालिसिस होती है। देन अगेन नेक्स्ट मंडे को आपको चेंज करना होता है। वही मेटल्स। देखिए मेटल में ऑटोमेटिकली आपका फ्लो ज़्यादा होगा अगर ऑटो सेक्टर में ज़्यादा है। तो मेटल और ऑटो बेसिकली पूरे इंट्राडे के मोमेंटम को हर सेक्टर में गवर्न करते हैं। तो मेटल को ऑटो के साथ हम डिनोट करके देखते हैं कि दोनों में फ्लो है या नहीं। अगर मेटल में फ्लो कम है, ऑटो में फ्लो ज़्यादा है, तो अगेन फिर सेक्टर को इंडिविजुअल स्टडी करना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने एग्जांपल देखा है आईटी और फार्मा में, मैंने आपको वो चीज़ दिखाई है। आईटी फार्मा दोनों में लिक्विडिटी क्रंच होना चाहिए, लेकिन लिक्विडिटी क्रंच है सिर्फ आईटी में। तो वैसे ही मेटल और ऑटो में अगर किसी एक में लिक्विडिटी क्रंच है, दूसरे में ज़्यादा है, तो इंडिविजुअल एनालिसिस के बाद फिर हम कोई डिसीजन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्लो प्रॉपर है तो इसको आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। देन मैं बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं जा रहा हूँ इसमें बिकॉज वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वो फिर लाइव वेबिनार करके समझाना पड़ेगा कि मेटल में लिक्विडिटी क्रंच है, ऑटो में लिक्विडिटी सफिशिएंट है, और साथ में आईटी में लिक्विडिटी क्रंच है। तो आईटी और मेटल में क्यों लिक्विडिटी क्रंच है उसकी एक एनालिसिस होती है और डीप में जाने के लिए। तो उस डायरेक्शन में मैं अभी नहीं जा रहा हूं। तो अगेन यहां पे हम अपना बायस इंट्राडे का बनाएंगे मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेटल में फ्लो कम होता, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ऑटो में ज़्यादा होता, तब भी मेटल को प्रेफरेंस दी जाती और यहाँ पे बायस हमारी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आ जाती। ओके, ऑटो और मेटल में प्रेफरेंस मेटल को ज़्यादा दी जाती है। फार्मा हमने देख लिया है, फार्मा इंडिविजुअल बेसिस पे करना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक भी हमने देख लिया है। फाइनली जो रिमेनिंग सेक्टर है दैट इज रियलिटी।
रियलिटी की जो एनालिसिस है वो कमोडिटी जैसी होती है। जैसे कमोडिटी का लिंकेज किसी के साथ नहीं है, वैसे ही रियलिटी का लिंकेज किसी के साथ नहीं है। और रियलिटी सेक्टर में अगर फ्लो ज़्यादा है तो आपकी जो बायसनेस है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगी। तो ऐसा लिंकेज यहाँ पे नहीं है कि रियलिटी में अगर फ्लो ज़्यादा है तो उसका कोई इफेक्ट हमें एफएमसीजी पे देखने को मिले या फिर हमें बैंक में देखने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हर सेक्टर्स का लिंकेज है और डीप में भी लिंकेजेस होते हैं। वो हम कभी लाइव वेबिनार और सब अराउंड 20-25 पार्टिसिपेंट्स हों तो फिर उनको वो चार्ट बना के दिखाएंगे और वो चार्ट अपने एंड पे आप रेप्लिकेट फिर कर सकते हैं और ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते हैं तो फिर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे कि इंट्राडे को कितने पॉइंट है, स्विंग को कितने पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ 3 पॉइंट स्विंग को हैं और अराउंड 5 पॉइंट इंट्राडे को हैं। और इंट्राडे में हमने फाइनेंशियल सर्विसेज को कंबाइन किया है प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक के साथ। तो प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज इज इक्वल टू एनी सेक्टर। मतलब अगर आप पब्लिक बैंक को देख रहे हो तो पब्लिक बैंक को आप प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ कंबाइन करके पब्लिक बैंक को देखोगे। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज को देख रहे हो तो आप पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक के साथ कंबाइन करके देखोगे, है ना। तो ये एक ही उसमें आते हैं और इसलिए इनका पॉइंट भी एक ही है, राइट। तो यहाँ पे हमें, आज फ्राइडे है, आज के लिए तो ये एनालिसिस नहीं है, ये मंडे को वापस हम एनालिसिस करेंगे। पर वो ये एनालिसिस वहाँ पे फॉरवर्ड होगी क्योंकि ये फ्राइडे की एनालिसिस है। तो ओवरऑल जो हमें एक सिनारियो मिलता है यहाँ पे वो इंट्राडे के लिए हमें ज़्यादा मिल रहा है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत प्रॉपर लिंकेजेस डेवलप नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बट फिर भी जो एक बायसनेस है वो इंट्राडे के लिए यहाँ पे हमें ज़्यादा मिलता है। मतलब हमारा कैपिटल एलोकेशन जो है वो इंट्राडे के लिए ज़्यादा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल सेक्टर में आप क्या कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम सिर्फ बायसनेस को देख रहे हैं कि हमें लिक्विडिटी का सपोर्ट ज़्यादा अगर मिल रहा है तो वो इंट्राडे के लिए मिल रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी आप समझिए साइक्लिकल फेजेस में जाती है। तो अगर अभी एक फेज ऐसा चल रहा है जहां मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो उसका एडवांटेज आप 3-4 दिन तक उठा सकते हैं। आप 2 महीने तक तो उठा नहीं सकते क्योंकि वो लिक्विडिटी चेंज होती रहेगी। 3-4 दिन के बाद हो सकता है कि लिक्विडिटी क्रंच आ जाए। अब अगर लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है तो फिर वहां पे स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इंट्राडे भी करते हैं लेकिन 60% स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस किया जाता है, बिकॉज टाइमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। विक्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इन स्विंग ट्रेडिंग में आप आराम से उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस लिक्विडिटी क्रंच के फेस को ओवर आप हो जाने का वेट कर सकते हैं। देन फाइनली जब मार्केट में लिक्विडिटी प्रॉपर आ जाए तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक करिए। ये लॉजिक है। और लिक्विडिटी अगर अभी ज़्यादा है तो अभी ये पॉसिबिलिटी है कि मैं जो भी ट्रेड लूंगा वो डायरेक्शनल मूवमेंट पकड़ेगा और वहां पे मुझे स्टॉप लॉसेस और स्पाइक्स का इतना चिंता नहीं करना। ओके, तो ये एनालिसिस हम कर रहे हैं। और देखिए, बहुत एक बेसिक लेवल पे मैंने आपको बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे तो हम और पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का। जैसे मैंने आपको बताया था कि आईटी में लिक्विडिटी क्रंच है लेकिन फिर भी वहाँ पे हम इंट्राडे करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि सर अगर हम लिक्विडिटी को कंसिडर करके इंट्राडे ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं कि लिक्विडिटी ज़्यादा है तो हम इंट्राडे करेंगे, तो फिर हम आईटी में जहाँ पे क्रंच है वहाँ पे हम फिर क्यों इंट्राडे कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अराइज आपके हो सकते हैं। और पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊं। एक पार्ट में तो समझाना पॉसिबल नहीं है, ये बेसिक है। एक वीडियो 4-5 घंटे का हो जाएगा, तो अभी बेसिक ही रहने देते हैं। आप इसको स्टडी करिए। क्वेश्चंस मुझे तो पता है कौन से क्वेश्चंस अराइज होंगे, फिर भी आप एक बार मेल करिए। उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसका सेकंड पार्ट हम लाएंगे उन क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और अपने एंड से भी मुझे पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस तो हम बताएंगे ही बताएंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे।
आपको थोड़े से लिंकेजेस समझ में आए जो आपने नोट डाउन किए होंगे, मैंने हर सेक्टर के बारे में आपको बताया। अब कैसे इसको फर्दर लेके जाना है वो हम किसी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।